एजियोट्रॉप एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका कंसंट्रेशन लिक्विड एंड वेपर फेज दोनों स्टेट में सेम रहता है, ठीक है। एक मिनट, किसी को एडमिट कर लेते हैं अभी। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि ये दो टाइप के होते हैं, मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। तो हमने ये सब कहानी तो पहले ही देख ली थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नितिन? सर जो सॉलिड और सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है और नेचर पर। सर जो सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, उसके अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं ये कहूँ, प्याज स्क्रीन शेयर बंद करो, मेरी स्क्रीन सबको शो रही है ना? यू आर नो लॉन्गर, क्या दिक्कत है? जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट, इसमें कुछ तो वापस प्रेजेंट कर देता हूँ मैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती कि वो कैसा है, उसके अंदर बॉन्डिंग क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके सर। तो ये हमने देखा था, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, इंस्टेड इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेट मी ऐड। उसके बाद हमने गुड इवनिंग, उसके बाद हमने पढ़ा था कि अपन पढ़ेंगे ये उसके बाद हमने ये बोला था कि हम पढ़ेंगे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सबसे पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सीधा यहीं पर आते हैं क्योंकि हमने लास्ट क्लास में इसी को खत्म किया था। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग। तो ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हमने ये समझा था कि सिंपल अपने को पता है यूजिंग रॉल्स लॉ वगैरह, ये हमने इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, नंबर ऑफ सॉल्यूट, सिंपल, ये तो अपने को पता ही था, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट चाहिए, ठीक है। हमने चाई ए को चाई बी में कन्वर्ट कर दिया था, 1 माइनस चाई बी, बिकॉज चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने अंदर पी ए नॉट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद रीअरेंजमेंट करी क्योंकि अपने को चाई बी को अलग रखना था, चाई बी की वैल्यू निकालनी थी। तो रीअरेंजमेंट करके कुछ मैथ्स वगैरह लगा के हमने ये निकाल दिया कि चाई बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन में पी ए नॉट, ठीक है। और उसके बाद हमने ये किया था, अगर अपने को प्रिसाइजली निकालना हो कि कैलकुलेट ये कितना है हमारे पास, चाई बी का मतलब क्या होता है, चाई बी का मतलब होगा हमारे पास एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी, ठीक है। तो अगर अपने को बोले कि कैलकुलेट करके दिखाओ कि जो तुमने सॉल्यूट लिया है उसका मोलर मास कितना है, क्यों क्या फायदा होगा अगर हमें सॉल्यूट का मोलर मास पता चल जाएगा। तो मान ले हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और हमें नहीं पता कि उसके अंदर सॉल्यूट क्या डाला हुआ है, हमें नहीं पता कि उसके अंदर सॉल्यूट क्या डाला हुआ है, बट अगर हम बाई कैलकुलेशन से ये पता कर लें कि उसका मोलर मास कितना है तो क्या फायदा होगा उससे, बताओ। सर एक बार रिपीट करना, आपने क्या बोला? मैं एक तुम लोगों को एग्जांपल के थ्रू समझाता। अगर तुमको ये बोला, हमें ये नहीं पता एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज हैं, ठीक है, बट अब तुमको ये बोल दिया कि एटमॉस्फेयर में एक जो गैस है ना उसका मोलर मास 16 ग्राम है, उसका मोलर मास 16 ग्राम है। अगर ये बोल दिया तो तुमको पता चल जाएगा कौन सी गैस है ये। ऑक्सीजन है सर। ऑक्सीजन, बिल्कुल, ये तुम्हें पता चल जाएगा, मोलर मास पता चलते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी गैस है। बाय द सेम लॉजिक अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि तो अगर उसको कुछ मोलर मास आ जाए तो तुम एलिमेंट भी बता सकते हो कि कौन सा वो हमने सॉल्यूट डाला है, ठीक है। पूरा नहीं बता सकते बिकॉज फॉर एग्जांपल जैसे मीथेन है तो मीथेन भी 16 ग्राम है, ठीक है,
ऑक्सीजन भी 16 ग्राम है, तो अब कैसे बताओगे? मीथेन भी एक गैस होती है, ध्यान रखना। ये भी 16 ग्राम, ये भी 16 ग्राम। तुमने बोल दिया ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 21% होता है एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो मान सकते हो ऑक्सीजन होगा, बट थोड़े हद तक हम उसके करीब पहुंच जाएंगे। इसीलिए इस वाली पोजीशन में हम मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते क्या, पेपर को देगा भी वही कि मोलर मास अपने को निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा था NB अपॉन में Na प्लस NB, फिर हमने नीचे से NB को इग्नोर नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटा था। उसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। टिप प्रॉपर्टी, तो आज हम शुरू करते हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उसका नाम है, अभी हमने क्या किया, वेपर प्रेशर को कम किया, अब हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेट मी ऐड वन मोर पर्सन, समबडी। हम पढ़ेंगे अब एलिवेशन इन निशु। अभी हम ये आज पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग। थोड़ा ऊपर स्लाइड करना, लिखना है तेरे को? रुक जा, वेट वेट, पहले मैं ये हाँ, फिर सर, लिख लूँ। वो मेरे को याद, बाद में याद दिलाऊंगा, ठीक है। देखो सामने देखो अभी, तो यहाँ पे हमारे को पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला मैं तुम लोगों से सवाल ये पूछूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बताओ। ऐसे सब मत बताना, सब बताओगे तो टिच पिच हो जाएगी। जिससे पूछूंगा वही बताना। एक तो जिसकी ऑडियो वगैरह क्लियर हो, जिसको कोई दिक्कत नहीं है बताने में, एक वो भी बता देना, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जिनका बैकग्राउंड में नॉइस होता है और वो नहीं बताना चाहते। सर ये वो स्टेट होती है जब सॉल्ट हो लिक्विड गैस में चेंज। सर जब लिक्विड अपनी स्टेट चेंज करने लगे, वो पॉइंट। सुनाई भी देना बंद हो गया तुझे? मैंने स्नेहा से पूछा था। तुम दोनों चुप, अब चल तुम ही दोनों बता बता बता। अरे क्या नाम है इसका, नितिन। हाँ नितिन तू बता। मैंने वैसे स्नेहा से पूछा था। वेपर फॉर्म में होता है, वही वेपर फॉर्म में जाता है लिक्विड से, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ठीक है, बाकी और कोई? नितिन तू भी कुछ कह रहा था। सर वही तो बोला था मैंने, वही रिपीट कर दिया ऋषभ ने। सेम। हाँ और जहाँ पे वेपर होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। वापस रिपीट करिए लाइन। सर जहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर में भी। कहाँ पे ये कहाँ पे जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वो दोनों बोलना है कि जहाँ, एटमॉस्फेरिक बोला ना कि जहाँ पे। सब वाटर में। मैं समझाता हूँ, तूने बोला ना, अरे रुक जा हाँ। नितिन, तुम लोगों ने बच्चों वाला जवाब दिया है, वो जवाब यहाँ काम नहीं करेगा। इसने जो जवाब दिया वो 90% करेक्ट है, 90 या 95% करेक्ट है। देख, इसने बोला जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ना बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझता थोड़ी। अगर अच्छा किसी और को कुछ पता है तो बताओ, किसी और को। मैंने क्योंकि समझाया हुआ है, 10th वाला नहीं। 10th में तो बॉइलिंग पॉइंट क्या बोल देते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड से वेपर बन जाओ, फालतू की बात है, ठीक है। हाई लेवल की बात देखते हैं। हमारे पास ये मौजूद है एक लिक्विड, ठीक है, और क्या हो रहा है कि यहाँ वेपर बनेंगे। अब यहाँ पे वेपर बनेगा, जब इसको अपन नीचे से हीट करेंगे, यहाँ अपन ने इसको हीट किया तो इसका वेपर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये वेपर है इसके, तो ये वेपर है तो इसका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। ये वेपर्स है तो इसका कुछ वेपर प्रेशर भी होगा। और बाहर की तरफ क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ बिल्कुल ठीक, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो जब जवाब दिया था, मेरे को याद नहीं आ रहा किसने जवाब दिया था, निकिता ने दिया था कि राखी ने दिया था। सर मैंने ठीक है, तो तूने बोला था ना जहाँ पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कोई और बताओ ये कि ये जहाँ पे कहाँ पे क्या चीज होगी? आइसोलेटेड सिस्टम। ये उल्टा बिल्कुल दुनिया के बाहर का जवाब, आइसोलेटेड सिस्टम। बॉक्स बंद कर दिया तो मैंने आइसोलेटेड सोचता। अरे
को YouTube पे दिख रहा है क्या कि इसको वापस रिपीट हो रही है आवाज? कोई और पता नहीं बताइए सर, क्या मेरे साथ ही क्यों होता है। जहाँ पे म्यूट कर अपने आप को। बॉइलिंग वो पॉइंट, पॉइंट तो ये पॉइंट का मतलब क्या है? मैं ये समझाना, यही पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, ये जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। वाटर कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस। बस 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही तो है। टेम्परेचर, पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच, जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्योंकि हर एक चीज का बॉइलिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट का है, पॉइंट का मतलब टेम्परेचर है, ठीक है? हर एक चीज का अलग अलग होता है। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द बॉइलिंग, द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मैं जरा लिखता हूँ तमीज में, ठीक है? बनाने बॉइलिंग पॉइंट साथ के साथ लिखते चलते हैं अच्छे से। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, ये मत भूलना आज के बाद, और ये उल्टा सीधा जवाब नहीं चाहिए, ठीक है? फ्यूचर में अगर तो बॉइलिंग पॉइंट, एक और चीज होती है मेल्टिंग पॉइंट, वो सब उसमें भी जो तुमने डेफिनेशन जो तुमको पता थी थोड़ी बहुत बच्चों को, वो थी 9th 10th की, वो फालतू की है। आधी चीजें डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती 9th 10th में, लिमिटेशन है वहाँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ा दी गई तो वहाँ तो बच्चे पढ़ना ही छोड़ देंगे। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन becomes equal to the atmospheric pressure, becomes equal to the atmospheric pressure, ठीक है? ये लिख लो एक बार। और मुझे ये समझाओ, ये तुमने शायद ये तो 9th में पढ़ा है तुमने, अगर हम किसी मान ले कोई इंसान उत्तराखंड में रहता है, ठीक है, और कोई इंसान दिल्ली में रहता है, और दिल्ली वाला इंसान भी अपने प्रेशर कुकर में चावल को मान ले डाल रखा है उसने, राइस को डाल रखा है उसने, और उत्तराखंड में रहने वाले ने भी डाल रखा है राइस को, ठीक है? ये पढ़ा है तुमने, ये कि जब हम हिल्स पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा ऊपर जाते वक्त? जब हम आसमान के ऊपर की तरफ जाएंगे, बाकी बोलो। इंक्रीज होगा। ये तो दो जनों ने, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। चलो इन्होंने तो बोला ना इंक्रीज होगा, बाकी कोई बताना चाहेगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? क्यों इंक्रीज होगा ये बताओ मुझे, अगर बाकी नहीं वाला दूसरा वाला आंसर नहीं देना चाहता कोई तो। बस इतना पता है, ऊपर इंक्रीज होता है, सर ऊपर इंक्रीज प्रेशर ज्यादा होता है। प्रेशर देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है कि वो जो गैसेस हैं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही हैं, ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? हाँ सर। तुमको पता है कि गैसेस जो हैं वो सिर्फ ऊपर जाते वक्त 8 किलोमीटर तक ही रहती हैं। तो यस सर आपने बताया था। जब मैं इक्वेटर के पास रहते हैं, तो ऊपर जैसे जैसे तुम जाओगे ना, बस ये खत्म, ऊपर 8 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर होता है। सर ये सी लेवल से है? सी लेवल से, ये बिल्कुल सी लेवल से है, सी लेवल से ये, ठीक है? 8 किलोमीटर तक ही गैसेस होती हैं, एटमॉस्फेयर होता है। क्या कहते हैं इस लेयर को?
जहाँ पे हम रहते हैं उस लेयर को क्या कहते हैं? नाम होता है इसका कुछ? स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फेयर। नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं, ट्रोपोस्फेयर। हम जहाँ रहते हैं वो होता है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और तुम्हें पता है हिमालय, लोग जो हिमालय की चढ़ाई करते हैं, हिमालय की ऊंचाई कितनी है सी लेवल से? हिमालय ये रहा, हिमालय है 8848.48, अभी और बढ़ा है किलोमीटर। मतलब ये कितना है? 8 किलोमीटर से भी ऊपर है। सर मीटर होगा ना वो? किलोमीटर। अरे हाँ सर माउंट एवरेस्ट का बता रहे हो ना आप? हाँ मीटर होगा यहाँ पे मीटर एंड होगा। में, क्योंकि वो किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 से भी ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर कोई इंसान है जब ऊपर चढ़ता है तो सिलेंडर लेके चढ़ता है, ठीक है। यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है। ये जो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर लेयर होती है इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अब मैं पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, बस एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेटोस्फेयर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ओजोन लेयर जो है ना वो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, और फ्लाइट्स वगैरह भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। और जो बादल होते हैं वो यहीं खत्म हो जाते हैं। बादल का फिनोमेना यहीं तक होता है, ठीक है। इसके ऊपर बादल नहीं होते, फ्लाइट ऊपर से ही ट्रेवल करती है, क्योंकि बादल के बीच में नहीं आना चाहती ना, बादलों के ऊपर से ट्रेवल करती है वो। बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो भी इसके ऊपर से ही ट्रेवल करते हैं, जो पावरफुल बर्ड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊपर जाते वक्त एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। ऊपर जाओगे तो कहाँ खत्म होता जा रहा है। जैसे जो हाइट बढ़ेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा होता है सी लेवल पे, सी लेवल पे। अच्छा, तो अपन कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने कि बॉइलिंग पॉइंट तो सबको समझ में आ गया ना कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देख इसको, हमारा एम क्या है? बंद कर देखेंगे। देखो एम क्या है हमारा, ये क्या लिखा है मैंने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि हम राजस्थान में रहते हैं, ठीक है, और हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। राजस्थान में रहते हैं और हमने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, और ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, सॉफ्ट ड्रिंक जो है, पेप्सी वगैरह कुछ भी, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। उसका बॉइलिंग पॉइंट है 55 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे ही राजस्थान में या कहीं पर भी दुनिया में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, तो जो पेप्सी है या जो भी कोई और कंपनी कोल्ड ड्रिंक है, तो वो लिक्विड से किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी? गैस स्टेट। तो क्या हमारे लिए काम की है फिर वो कोल्ड ड्रिंक जो हमने खरीदी 90 रुपए की? तो हमारे लिए तो बेकार हो गई, फालतू की चीज हो गई। तो हम क्या चाहेंगे कि 55 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो हम दो काम कर सकते हैं। एक, या तो हम टेम्परेचर ना बढ़ने दें, ये हम कर सकते हैं कि टेम्परेचर ना बढ़ने दें, हम एसी में जाके बैठ जाएं, ठीक है। एक काम ये कर सकते हैं, या तो हम राजस्थान का टेम्परेचर ही ना बढ़ने दें, ग्लोबल वार्मिंग कुछ तो ऐसा कर दें हम। थोड़ा डिफिकल्ट है एक पेप्सी के लिए घर में एसी लगवा लें और कहीं एसी में घूमे हर टाइम, इम्पॉसिबल। मान लो टूरिस्ट और तुम पेप्सी लेके घूम रहे हो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी वो। दूसरा काम क्या कर सकते हो ये बताओ? एक तो ये सर इसका ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर देंगे कोल्ड ड्रिंक का। बाकी क्या करोगे? बाकी लोग क्या करोगे बताओ? सर पी के खत्म कर देंगे पहले ही। ये मारा ना तूने फ्याज वाला जो ठीक है, ऑप्शन में तो यही करते हैं। ठीक है, खत्म कर देंगे, चलो वो भी एक ऑप्शन है। जो ये वाला ऑप्शन है ना कि हम क्या करेंगे, नितिन ने बिल्कुल ठीक बोला। एलिवेशन का मतलब तो पता है सबको, एलिवेट करना, किस चीज को बढ़ाना। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ ऐसी चीज मिला देंगे, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, 55 से 60 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो वो करना है अपने को। तो देखो इसमें, अच्छा तुमने डेफिनेशन लिख दी थी ना बॉइलिंग पॉइंट की, एग्जांपल लिखो उसमें, एग्जांपल से तुम्हें और डिटेल में समझ में आएगा। लिखो एग्जांपल, देखो
soft drinks boils at very soft drinks boils at very लो टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर नहीं, वेरी मत लिखना, वेरी लिख दो तो गड़बड़ लगेगा कि 2 डिग्री पे बॉयल हो जाता, नहीं, बॉयल एट लो टेम्परेचर but after mixing with water net boiling point increases. Net boiling point increases. मतलब क्या है? मतलब तो सिंपल है, कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक है हमारे पास, इसका मान लेते हैं कि 55 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और पानी है, पानी का अपने को पता है 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हम थोड़ा इसमें पानी मिला दिया हमने, ठीक है, जब इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे तो अब जो नया बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो इन दोनों के कहीं बीच में बनेगा, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो काम चल सकता है ना, राजस्थान में 78 तो जाएगा नहीं, ऑल्दो 55 भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस पे जाता है, दिल्ली में वैसे 50 तो चले ही जाता है, वहाँ भी 50 चले ही जाता है, 70 ठीक है, 70 में नहीं बॉइल करेगा वो, ठीक है, ये लिख लिया सबने एग्जांपल। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ग्राफ के थ्रू समझाने जा रहा हूँ, और वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना, ठीक है, उसके बाद फिर मैथमेटिकल काम करेंगे जो कि आसान सा काम है, पहले ये देखते हैं कि ये क्या है और कैसे है, तो एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ, मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, तो ग्राफ में मैं एक तरफ प्लॉट करता हूँ वेपर प्रेशर को, इस तरफ ऑन द वाई एक्सिस वेपर प्रेशर कंट्रोलिंग, और इधर लगा देते हैं टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी नहीं टेम्परेचर इस बार, ठीक है, और मुझे बॉइलिंग पॉइंट दिखाना ना, तो मैं ऐसे लिखूंगा मैं टीबी लिखूंगा मैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर होता है, तो मैं ऐसे बी लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट उसको इंडिकेट करेगा वो, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट करते हैं, चलो हमारे पास मान ले कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई सॉल्वेंट है जिसका अमाउंट कुछ था, हमने क्या किया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, देख मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं धीरे धीरे जैसे लाइन आगे बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर आगे इंक्रीज हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों तरीके से राइज कर रहा है, तो जब मैंने इसको इंक्रीज किया, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, जिसके अंदर हमने कुछ नहीं मिलाया, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है, और एक और लाइन प्लॉट करते हैं यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए, चलो ग्रीन कलर से कर देते हैं, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, जो ग्रीन कलर में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो देख ये हमारे पास सॉल्वेंट था, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ा, ठीक है, टेम्परेचर हम एक हद तक ही बढ़ा सकते हैं, बिकॉज जैसे ही इसका वेपर प्रेशर इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो ये वाला जो टेम्परेचर का पॉइंट है, ये जो टेम्परेचर का पॉइंट है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं टीबी, बट प्योर है, सॉल्वेंट है सिर्फ, इसके अंदर सॉल्यूट नहीं मिला रखा, तो मैंने बोल दिया टीबी नॉट। ये पहले समझ में आया सबको? पहले बताओ मुझे, तो ही मैं आगे, अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो आगे नहीं बता पाऊंगा मैं। Yes, समझ में भैया, आएगा? सर ये नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है ना ग्राफ? हाँ समझ रहे, नॉन यूनिफॉर्मली चल रहा है, तो मेरे को अपनी आवाज आने लग जाती है ना, मेरे को पता है मेरी आवाज कितनी घटिया है,
वो मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो ये सॉल्वेंट है, ठीक है। और अब क्या करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर अपने को दिक्कत है ना, इतना जल्दी नहीं बॉईल होना चाहिए ये, तो इसमें सॉल्यूट मिला देते हैं। मिला दिया सॉल्यूट हमने, कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी मिला दिया, तो अब उसका कुछ अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम टेम्परेचर जब इसका बढ़ाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका वेपर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन बोल देता हूँ इसको, जब मैंने इसमें सॉल्यूट भी मिला दिया। तो ये जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होगा, दिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर विल बी TB। ये भी तो बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। फर्क क्या पड़ता है, ये वाला जो TB था वो सॉल्वेंट का था, तो TB नॉट बोल दिया, उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूशन हो गया, तो TB हो गया, ठीक है। पहले ये ड्रॉ कर लो। इसमें सबसे अजीब बात ये लग रही होगी कि अरे ये रेड लाइन ऐसे कैसे रैंडमली स्टार्ट हो गई, तो उसकी चिंता मत करो, वो अपने को समझा ही वैसे रखा है ग्राफ पे, बुक में भी। उसकी कंसंट्रेशन वहां से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए। सर ये कभी यूनिफॉर्म उतार नहीं लो। होता? म्यूट कर पहले। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या, ये ओम्स लॉ की तरह है ऐसे? हाँ सर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर। म्यूट कर। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं होता है, थोड़ा इसमें दिक्कत होती है, प्योर यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़े, क्योंकि इसको जो यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं ना, जो हम टेम्परेचर देख क्या होता है, आइस में एक एग्जांपल तुम बनाते चलो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। एक चीज होती है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है कि जैसे आइस है हमारे पास, बर्फ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो पानी है, जो वाटर है, वाटर वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो जब हम 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट दे रहे होते हैं ना, तो हीट जो दे रहे होते हैं हम उसको, उससे उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इतनी आसानी से नहीं बढ़ता है, जब तक वो पूरा लिक्विड ना बन जाए। आइस जब पूरा लिक्विड बन जाएगा उसके बाद ही उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके बीच की बॉन्डिंग है वो टूटती है पहले। जो हम टेम्परेचर देते हैं, उस टेम्परेचर से जो हम हीट देते हैं उससे पहले इनकी बॉन्डिंग टूटती है। आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर जाते हैं, तब जाके ये वाटर बनता है, ठीक है। तो ये इसलिए यूनिफॉर्म नहीं, क्योंकि इसकी कुछ हीट यहाँ पे लेटेंट हीट में जा रही है। कुछ तो कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो तो अलग ही हो गया, कुछ कह देते लेटेंट हीट का, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए यूनिफॉर्म नहीं होता है। जब बना लेना ना सब, तो मुझे बता देना, मैं आगे समझाऊंगा। सर बना लिया, ठीक है। एक दो और हाँ सुन ले तो फिर आगे बढ़े। हाँ सर। ओके सर। आंसर ठीक है। ये अगर तुम्हें याद रखना हो ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल क्या, तो पेप्सी मत लिखना, सॉफ्ट चल लिख देना, पेप्सी क्या ही जा रहा है, पेप्सी एंड। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं, वो सब तो आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बॉइलिंग पॉइंट को चेंज किया ना, बॉइलिंग पॉइंट को हमने चेंज किया। पहले बॉइलिंग पॉइंट था इसका कुछ 55, हमने इसको 70 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे TB माइनस TB नॉट, इसको मैं लिख दूं डेल्टा TB, ये तो हमने चेंज किया, ये लिख दूं इसमें तो यस सर। हमने यही तो एलिवेट किया, लेकिन इसको मैथमेटिकली समझते हैं। इसे ऑल्दो तो इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बट अगर अपने को ये पहचानना हो कि हमने कौन सा सॉल्यूट डाला, और कौन सा सॉल्यूट डालने में अगर हमको सिर्फ वाटर के बारे में ही पता है, तो अपने को लगेगा कि वाटर हमने डाला तो ही इतना बड़ा, क्या पता कोई और इथेनॉल डाल देते तो क्या होता, ठीक है। तो अलग अलग सॉल्यूट अपने को एक्सपेरिमेंटली देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये है कि अपन एक चीज मैं जो बोलने वाला हूँ वो बुक के अंदर भी ऐसी दी हुई है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो लाइन ही है, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। ये लाइन नहीं, इसके बाद में जो लिखूंगा, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली, और क्या पता चले अपने को एक्सपेरिमेंटली, वो समझाता हूँ। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंट, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ क्या, कोई नहीं हो तो तुम ठीक कर लेना। एक्सपेरिमेंटली अपने को क्या एक्सपेरिमेंट से पता चला है
वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, और वो ये है कि जो डेल्टा टीवी है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के। ठीक है, तो अब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि ये कैसे लिख दिया है मैंने, ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा गया है, बुक के अंदर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, अब कोई हम एक्सपेरिमेंट करें तो जाके, वैसे अपने को पता है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये लाइन तो अपने को पता है, लेकिन यार डेल्टा टीवी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी के। अच्छा, तुम्हें ये लाइन नहीं पता होगी जो मैंने अभी बोल दी है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बिकॉज ये आता है स्टेट्स ऑफ मैटर, जो 5th चैप्टर है हमारा 11th क्लास में, तो हमने पढ़ा नहीं था वो, तो इसलिए नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, उससे आया ये। और अपने को एक और बात पता है कि डेल्टा पी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताओ कोई सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग, बोलो। वेपर और बार क्या है प्रेशर। हमने? और कोई बोलो। वेपर, मैं यहाँ पे प्रेशर ही लिखा हुआ है, प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। रुको सर बताता हूँ। रॉल्ड्स लॉ, हेनरीज लॉ, इन सब में क्या होता था? हाँ सर, प्रेशर के इक्वल होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तू शांत हो जा 2 मिनट, एक पे एक गलत आंसर दिया जा रहा है। वहां पे डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता था। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता था। तो देख, एक चीज याद रखना, इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी इज फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई बी। तो हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चाई बी। ठीक है, पहले यहाँ तक उतार लो। ऊपर का उतारना है कुछ? ऊपर तो शायद कुछ था नहीं। ग्राफ तुमने बना ही लिया था, हाँ ये लिख लो एक बार, फिर आगे बात करते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान जब हटेगा तो यहाँ पे कोई ना कोई तो कांस्टेंट भी आएगा। उतार लिया हो तुमने? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, आने तो कांस्टेंट के से डिनोट कर दिया मैंने, चाई भी। ठीक है, ऑल दो इसको के भी बोल देते हैं बिकॉज ये बॉइलिंग पॉइंट में यूज हो रहा है ना, तो इस वाले कांस्टेंट को अपन के भी बोल देते हैं, क्योंकि अभी हम फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर भी एक के इस्तेमाल होगा, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने ये याद रख लिया। ये है, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, ध्यान रखना, बहुत न्यूमेरिकल है इस पे। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी चाई बी। यहाँ तक समझा सबको? इसे केबी को कहते हैं मोलल एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, मोलल एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट, या तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे एलिवेट कर रहे हैं ना, तो मोलल, मोलल मोलर नहीं है, ये आर नहीं है यहाँ पे, और ये क्यों एल है आर नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। इसको ना याद रहना, एल्बियोस्कोपिक मत याद रखो, ये याद रख लो, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, के भी याद रखो सीधा, नाम भी याद नहीं रखो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब क्या करते हैं? अब तो सिंपल है, अपने को कुछ नहीं करना। अब अपने को डेल्टा टीवी, यहाँ पे के भी तो लिखा ही हुआ है, लिखे रहने दो, चाई भी को ब्रेक कर दो। ठीक है, ये पेन दूसरा इस्तेमाल करता हूँ, ये बहुत डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी, चाई बी को लिख सकता हूँ एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। तो वही करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था, एन बी को नीचे से इग्नोर कर देंगे।
डेल्टा टी बी हो जाएगा यहाँ पे के बी एन बी अपॉन में, ये तो पता ना नीचे से इग्नोर किया था लास्ट क्लास में भी हमने, एन बी अपॉन में एन ए, एन बी इज टू स्मॉल, ठीक है, दिस इज टू स्मॉल, तो ये ले सकते हैं हम, पहले इतना लिख लो और इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। बाबू को ऊपर ले जाना है माँ। सर एक बार जूम आउट करना। ठीक है, रुक जा। बस ठीक है, जिन्होंने ये एन बी अपॉन में एन ए तक लिख दिया होगा और सोच रहे होंगे हमारा टाइम खराब हो रहा है, तो वो एन बी और एन ए को ब्रेक कर दें, एन बी और एन ए को खोल के लिख दें अच्छे से। एन बी को क्या लिख सकते हैं और एन ए को क्या लिख सकते हैं वो लिख दें जरा। बट मैंने तुम्हें समझा न्यूमेरिकल इस ऊपर वाले पे आएगा, नीचे वाले पे भी आ सकता है, जो भी मैं डिटेल में उसको ओपन करवा रहा हूँ तो आते हैं जरा उस पे। लिख लिया था यहाँ तक? एक मिनट जूम इन करते हैं और तो देखो यहाँ तक तो हमने लिख दिया, अब करते हैं इस पे और डिटेल में। और तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी, एन बी को ले सकते हैं हम गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद एन ए होगा डब्ल्यू ए अपॉन में एम ए, ठीक है, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर आ जाएगी, तो यहाँ करेंगे अगर हम तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, ठीक है, डब्ल्यू बी एम बी और यहाँ ये एम ए और नीचे डब्ल्यू ए ये डब्ल्यू ए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? पहले यहाँ तक एक बार लिख लो तुम लोग। हाँ सर, रेसिप्रोकल कर दिया ना। अपनी कॉपी में लिख लो ना, क्योंकि मुझे फिर आगे एक चीज बतानी है। मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ सबको दिख रहा है? अगर मैं डब्ल्यू ए को किलोग्राम में ले लूँ, अगर मैं डब्ल्यू ए को किलोग्राम में ले लूँ तो ये जो मैंने ब्रैकेट में चीज लिखी है ये क्या बनेगा, कोई बताएगा मुझे? कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, कुछ स्ट्रेंथ बनती है, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, ऐसा कुछ तो होता है ये। थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखो, दिख जाएगा तुम्हें। डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी, ये हो मोलैलिटी। जाएगा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए का मतलब क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट का मास किलोग्राम। और यहाँ देखो के बी एक कांस्टेंट है, एम ए का मतलब क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट का मास भी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। अगर वाटर है तो 18 ग्राम हमेशा ही रहने वाला है वो, ठीक है। तो यहाँ से भी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा एक। तो अगर इसको हम अच्छे से लिखें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के डॉट एम, इसीलिए यहाँ पे के को बोलते हैं मोलल एल्विस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये समझ में आया तुमको? सबको आया है समझ में? अभी पूछ नहीं आया तो अगर ये एन बी अपॉन में डब्ल्यू ए इन किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है।
ही नहीं है, बस ऐसे कन्वर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ से एमबी की वैल्यू निकाल देना अलग। क्या करना, पूरे फॉर्मूले में जो भी तुम्हें सामने नजर आ रहा है, यहाँ से एमबी को रखो एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ रख दो। तुम्हें अगर एमबी निकालना हो कभी, बोल जाएगी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे निकालोगे? तो एमबी को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ। ये भी कर दो एक बार। सर ये सबसे नीचे वाली इक्वेशन बताना एक और बार। कौन सी वाली इक्वेशन? सबसे नीचे वाली, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के डॉट एम। हाँ तो ये मैं यहीं से तो पहुंचा हूँ ऊपर से। डेल्टा टीबी नहीं सर, आपने बोला ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, उसके बाद आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी। के बी मल्टीप्लाई में एम में एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो एक और कांस्टेंट बनता है। 5 एक कांस्टेंट है, 5 एक और कांस्टेंट है। 5 और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 25 बनेगा। ओके वो सर। भी एक कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने उसको के लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एमबी की वैल्यू निकाल दो फटाफट से अपनी कॉपी में। इधर उधर चीजों को भेज के और जिन्होंने इधर उधर नहीं भेजी हो चीटिंग मार लो सामने से, मैंने लिख कर दिया। यही मैंने पिछले वाले सवाल के लिए भी किया था। ये लिख लिया सबने, आगे बढ़े। यस सर। तुम्हारे नाम नजर नहीं आते इसलिए मैं पूछ नहीं पाता हूँ। चलो रुखसार लिख लिया? रुखसार, राखी, स्नेहा। यस सर, लिख लिया सर। यस सर। ठीक है, फयाज आपने लिख दिया? तरुण, फयाज? सर जी बहुत पहले लिख लिया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। काजल है, दोनों काजल है यहाँ पे। दोनों काजल को समझ में आया, एक को तो नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि वो एक हफ्ते से थी नहीं। हेडिंग डालो अब, तीसरा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट किया, बढ़ाया। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट को कम करना। यहाँ पे हम फ्रीजिंग पॉइंट को और कम करेंगे, और क्यों करेंगे उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी समझेंगे हम जरा। क्या ऐसी क्या जरूरत है हमें कि फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना पड़ रहा है? ठीक है, वो सब बात की बात। पहले तो मुझे ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट जैसे समझा था वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी समझेंगे। तो बताओ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? अभी इसका वॉल्यूम कम कर, गेट बंद कर। जो भी पता है तुम्हें, पहले वाला भी जो 9-10 के हिसाब से ही पता है वो बताओ। सर ये उस पॉइंट पे जहाँ पे ना लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो चाहिए। पॉइंट का मतलब टेम्परेचर ना? हाँ टेम्परेचर। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेगा कि यही जवाब देना चाहेगा? सेम। बॉइलिंग पॉइंट किसने? बॉइलिंग पॉइंट भी शायद निकिता ने बताया था। किसने बताया था? निकिता ने बताया था ना। तो वही मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में जो चीज इस्तेमाल हुई थी, जो लॉजिक इस्तेमाल हुआ था, जिस फैक्टर का हमने यूज करके बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था, फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिफाइन उसी फैक्टर को यूज करके करते हैं। वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर को, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वेपर प्रेशर का। सर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। नहीं, देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अपने को पता है दो चीजें हैं यहाँ पे, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of the solid। मैंने क्या बोला? हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, अगर
सॉलिड के वेपर, अगर ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसके वेपर प्रेशर के ये इक्वल हो जाए जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे, उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ एक बार, ये सबको मिटाओ, ये सब कहानी नहीं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन बोलना दोबारा। डेफिनेशन में अच्छे से लिखूंगा, मैं खुद लिखता हूँ स्क्रीन पे तो देखना। लिखो, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर at which, the point of temperature at which, और आगे से ना फ्यूचर में यही वाली डेफिनेशन याद रखनी है तुम्हें, बाकी कोई सी भी नहीं। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of the solid। ठीक है, पहले तो अपने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना, फिर तो ये आगे बढ़ेंगे हम। ये लिख लेना तो मुझे बता देना। डन सर। बाकी And sir, ठीक है। so अच्छा, ये वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये रशिया से रिलेटेड है। रशिया से या ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ बहुत ठंड होती है। क्यों? थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों? आराम से खा लो सर जी। सर आपने क्या बोला, दोबारा बोलना। मैंने ये बोला, ये वाला जो टॉपिक है ना फ्रीजिंग पॉइंट वाला, ये जो जगह बहुत ठंडी होती हैं, लद्दाख हो गया, रशिया हो गया, या अमेरिका का अलास्का वाला पार्ट हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्रीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? मैंने पूछा क्यों, लेकिन मैं समझाता हूँ। देखो, एक बात तो अपने को पता है चाहे नहीं पता है, मैं समझाता हूँ। रशिया के लोग अल्कोहल को अंधाधुंध पीते हैं। ठीक है, रशिया के लोग अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं। ठीक है, दारू बहुत पीते हैं वो लोग। क्या रीजन है उसका? इंडिया में तो शौक के तौर पे पीते हैं, बट रशिया में मजबूरी है। और यहाँ पे शौक है इंडिया में। क्यों? सर पे ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। बॉडी टेम्परेचर sir. मेंटेन रहे? बिल्कुल भी नहीं। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हमारी बॉडी खुद कर लेती है। सर उसका वेपर प्रेशर मेंटेन रहे ब्लड का। रुक जा। सर टाइटैनिक मूवी में भी हुआ था, वो टाइटैनिक में भी हुआ था, मतलब मूवी में नहीं वैसे हुआ था। एक बंदे ने पूरी बॉटल पी ली थी और वो बच गया था। हाँ, मैं समझाता हूँ ना। सबसे पहली बात तो नितिन ने बोला ब्लड का वेपर प्रेशर। कुछ भी मत बोल तू, ब्लड का वेपर प्रेशर। वेपर का मतलब अनम्यूट करके बस ब्लड का वेपर प्रेशर बोला इसने। ब्लड तेरे जो खून में वो है, वो क्या वेपर हो जाता है? हैं? तेरी बातें सुन के तो नहीं मेरा सर। ब्लड वेपर बन जाता है। कुछ भी बोल रहा है अनम्यूट करके। चुप रहे, म्यूट कर अपने आप को। देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पे रशिया के अंदर फिर, अरे इरिटेट होता है, मत कर अपने आप को अनम्यूट। ये रशिया के अंदर लोग अल्कोहल इसीलिए पीते हैं क्योंकि, हाँ, पहले मैं 2-3 जो तुमने बोले उसको मैं खत्म करूँ। एक बोला कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, उसे होमोस्टेसिस कहते हैं, वो बॉडी खुद कर सकती है, उसके लिए अल्कोहल कंज्यूम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें जब ठंड लगती है अपने घर में तो हम अल्कोहल नहीं पीते हैं, हीटर चलाते हैं। जो लोग पीते हैं वो पीते हैं अपने। सर जी बॉडी बनाने के लिए। तुम लोग शांत रहो थोड़ी देर। यहाँ पे रशिया में लोग अल्कोहल इसीलिए पीते हैं क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होता है, एवरेज टेम्परेचर, वो -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तुमने सुना भी है कि लद्दाख के अंदर टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे
वाटर एज अ लिक्विड तो नहीं रह सकता, कंफर्म? वाटर एज अ लिक्विड तो नहीं रह सकता। तो जब वाटर एज अ लिक्विड है ही नहीं है इस टेम्परेचर पे, तो उनको कुछ कंज्यूम तो करना है। तो क्या कंज्यूम करेंगे वो? तो वो लोग ये करते हैं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वाटर के अंदर हल्का सा एल्कोहल मिला देंगे। वो एल्कोहल, वोडका मिला देंगे, वो कुछ भी मिला देंगे, ठीक है। एल्कोहल मिला देंगे वाटर के अंदर। तो जैसे ही वो सॉल्यूशन अब बना वाटर और एल्कोहल का, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान ले 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। और जहाँ पे वो रह रहे हैं उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी मिल गया अपने को सॉल्यूशन, अपने को सॉल्यूशन मिल गया। और जो खैर बात है कि उनको वो एडिक्शन और नशे वगैरह, वो उनको आदत हो गई है। वो जिस कंडीशन में रहते हैं उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उस तरीके से, ठीक है, वो हैबिचुअल हो चुके हैं। तो ये रीज़न है कि जो रशिया के लोग, चाहे ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वो लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नहीं, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो फिनोमिना होता है बायो में, होमोस्टेसिस, ठीक है। वो तो अपन अगर अपने को ठंड लगेगी तो अपन शिवर करेंगे, ठीक है, गर्मी लगेगी तो स्वेट करेंगे, वो हाँ सर होमोस्टेसिस होता पता है। है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने को देखना है यहाँ पे। तो इसमें एग्जांपल लिख लो, वाटर प्लस एल्कोहल, वाटर प्लस एल्कोहल इसका एग्जांपल है। और मैं फिर आगे समझाता हूँ। और किसी कोई डाउट है? फिर मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। एक सर अल्कोहल का कितना होता है? एल्कोहल का कुछ होता है, इससे तो कम ही होता है, मेरे को एक्यूरेटली याद नहीं है, बिकॉज एल्कोहल जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। क्योंकि इथेनॉल जो बहुत कॉमन है इंडिया में, इथेनॉल उसका अलग होता है, मीथेनॉल का अलग होता है जिसको कच्ची शराब कहते हैं, ठीक है, वो मीथेनॉल होता है, वो अलग होता है। इथेनॉल का अलग होता है। और भी शैम्पेन हो गया, वोडका हो गया, सबका अलग अलग होता है। तो इसलिए कोई एक्यूरेट, कोई प्रिसाइज नहीं है। तो गूगल कर लेगा अपने आप, तेरे को सबका अलग अलग मिल जाएगा वैसे। तो अब ग्राफ के थ्रू समझते हैं जरा इस टॉपिक को, जैसे हमने अभी वो वाला भी ग्राफ के थ्रू समझा। तो यहाँ पे है वेपर प्रेशर, यहाँ पे अपना टेम्परेचर अगेन। इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनता है बट कॉन्सेप्ट में तो सेम है। हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ऐसे ऊपर से दिखा रहा है इसमें। हमारे पास एक सॉल्वेंट है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होगा। ध्यान से देख लो, ऊपर टेम्परेचर, यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा था जब टेम्परेचर ज़्यादा था, जब हमने टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसको पॉइंट मिल गया है जहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो चुका है सॉलिड के, इस वाले टेम्परेचर पे, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, एक मिनट, TF, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। और ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर भी हमने कुछ भी नहीं मिलाया, पानी है ये पूरा प्योर, तो TF नॉट बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर, वाटर के अंदर हमने मिला दिया, सॉल्वेंट के अंदर हमने मिला दिया एल्कोहल, ठीक है, हमने एल्कोहल मिला दिया। तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पे अब जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो पीछे की तरफ गया, कम हुआ मतलब, ठीक है। ये TF हो जाएगा इसका सॉल्यूशन का, दिस इज सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्वेंट, ठीक है। तो पहले एक बार ये ड्रॉ कर लो। डेल्टा TF को ये लिख सकते हैं, TF नॉट माइनस TF। हाँ सर।
डाल दो, यहाँ पर भी सब कुछ सेम है, इसके बाद बिल्कुल डिट्टो सेम है। इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा पी, सब कुछ डिट्टो सेम। लेकिन वो मैं अभी नहीं लिखूंगा, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, एक टॉपिक और है ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर खत्म है ये। ओके सर। ये लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर बंद करूँ एक बार। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, वेडनेसडे को। लेकिन अभी किसी कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है किसी का भी?